अंडरग्राउंड में 10 बहू का 3 फ्लोर का घर। चलो, हमारा फर्स्ट फ्लोर तो बनकर तैयार हो गया। अब जब तक दूसरा और तीसरा फ्लोर बनेगा तब तक हम लोग इसी फर्स्ट फ्लोर के अंदर रहेंगे। हमने मेहनत करके आखिरकार अपनी पहली मंजिल की सीढ़ी को पार कर ही लिया। अब सिर्फ कुछ और दिन रह गए, फिर हम बाकी के फ्लोर भी बना लेंगे और आराम से रहेंगे। मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। चलो अब हम घर के अंदर चलते हैं, आज आराम करेंगे, कल फिर से सब काम पर लग जाएंगे। ये सभी 10 की 10 बहुएं जमीन के अंदर अंडरग्राउंड में फर्स्ट फ्लोर वाले घर को बनाकर क्या कर रही थी? आखिर ऐसा क्या कारण था जो सभी इन बहुओं को जमीन में छोड़कर इस तरह अंडरग्राउंड में अपना घर बनाकर रहना पड़ रहा था? तो आइए इस कहानी के माध्यम से हम इसे जानते हैं। एक तो ठंड ने नाक में दम करके रख दिया है और ऊपर से ये छोटा सा कमरा, ठीक से पैर फैलाने की भी जगह नहीं है इसमें। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। पता है, एक छोटा सा कमरा है लेकिन फिर भी कोई चीज समय पर नहीं मिलती। 2 दिन पहले मैंने अपनी चूड़ियां उठाकर यहाँ रखी थी, अभी तक नहीं मिली, न जाने कहाँ चली गई है। कहने को ये 10 बहुएं अपने पति और सास के साथ रहती थी, लेकिन उनके रहने के लिए 3-4 फ्लोर का घर नहीं बल्कि एक फ्लोर का छोटा सा कमरा था, जिसके चलते आए दिन इन्हें काफी परेशानी होती थी। अरे कोमल, आराम से, सारी सब्जी जला दी। खास कर सीने में दर्द शुरू हो गया है। तो अब मैं क्या करूं? इस कमरे के घर के अंदर चूल्हा बना हुआ है तो आज तो उठेगी ही ना। सच में हम तो इस एक फ्लोर के घर में काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। माँ जी की भी हमेशा तबीयत खराब रहती है। आज तो हमें अपने पतियों से इस बारे में बात करनी ही होगी। जैसे ही उन सब के पति मजदूरी कर शाम को घर पहुंचते हैं। अब बहुत हो गया, आखिरकार कब तक हमें इस एक फ्लोर के घर में रहना पड़ेगा? 21 लोग एक छोटे से कमरे में कैसे रह सकते हैं? आप हमसे कह रहे थे ना कि बैंक में जाकर अपने घर के लोन के लिए बात करेंगे, तो क्या हुआ उसका? कुछ हुआ या नहीं? अगर हमें बैंक से लोन मिल जाता है तो हम अपने लिए आराम से घर बना सकते हैं। मैंने तो सोच लिया कि हम लोग 3 फ्लोर का घर बनाएंगे। बैंक में लोन की बात की तो थी, लेकिन हमें लोन मिलने में कम से कम 5 से 6 महीने का समय लगेगा। जब तक तो तुम्हें इस कमरे के घर में गुजारा करना होगा ना। अपने पतियों की बात सुन जहां सभी बहुएं खुश थीं, वहीं 5 महीने और उस एक कमरे में रहने की बातें सुनकर सभी बहुएं काफी ज्यादा परेशान भी थीं। ऐसे ही समय गुजरता है और अब ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और सब कुछ दिनों में ठंड के मौसम में हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो जाती है और समय बीतने के साथ साथ यह बारिश एक मूसलाधार बारिश में बदल जाती है। ओह, 1 हफ्ता होने को आ गया है। कितनी तेज बारिश हो रही है, ऊपर से ठंड भी बढ़ गई है। जब से बारिश शुरू हुई है तब से हमारे घर कितना हिलने लग गया है ना। कभी कभी तो लगता है ये घर ही ना गिर जाए। इस घर के अलावा हमारे पास रहने की कोई और जगह नहीं है। बैंक से लोन मिलने में भी अभी काफी समय है। तब तक हम लोग कहाँ रहेंगे, वो भी इस ठंड में? सभी बहुएं उस लगातार हो रही बारिश और बढ़ती ठंड की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी एक दिन इतनी तेज बारिश और आंधी चलती है कि उनके घर की दीवारें जोर जोर से हिलने लगती हैं और सभी लोग डर के मारे घर से बाहर निकल आते हैं, जिसके चलते उनके घर टूट कर बिखर जाता है। ये क्या हो गया? अब हम लोग कहाँ जाएंगे भगवान? ये तूने क्या किया? हमसे हमारी ये छत छीन ली। बारिश से बचने के लिए सभी लोग तिरपाल लगाकर रहने लगते हैं। पैसों की कमी के चलते ये लोग एक किराए का घर भी नहीं ले पाते और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। इन सभी बहुओं का उस एक कमरे वाला घर कच्ची मिट्टी की जमीन पर बना था, जिसके चलते लगातार बारिश और घर टूटने की वजह से उनके घर के पास ही जमीन के अंदर एक काफी गहरा गड्ढा होता है, जिसे देख ये तो बिल्कुल किसी अंडरग्राउंड जगह की तरह बन गया है ना। पता है, एक बार मैंने किसी मूवी में देखा था कि जब एक शहर में एक बहुत भयानक बीमारी फैलती है तो लोग उससे बचने के लिए ग्राउंड में घर बनाते हैं और रहते हैं। तुमने तो काफी अच्छा सुझाव दे दिया। हम भी तो अंडरग्राउंड रह सकते हैं ना। देखो अपने आप कितना बड़ा गड्ढा खुद गया है। अगर हम चाहें तो इसके अंदर घर बना सकते हैं और ये गड्ढा कितना चौड़ा भी है। हम सब आराम से यहाँ रह सकते हैं। और मैंने सुना है कि अंडरग्राउंड वाली जगह भी काफी गर्म होती है, तो यहाँ पर ठंड भी नहीं लगेगी और हम ठंड से बच जाएंगे। पहले तो सभी बहुएं उस गड्ढे में उतरती हैं और देखती हैं कि अंदर से वो गड्ढा काफी ज्यादा मजबूत और गर्म भी है और ठोस भी। अंडरग्राउंड घर वाली बात सभी को बताते हैं और सभी इस बात पर हामी भर देते हैं। हमें सबसे पहले सीमेंट, ईंट और लकड़ियों का बंदोबस्त करना होगा, जिसके बाद हम लोग इस गड्ढे के अंदर अंदर बाहर जाने के लिए एक सीढ़ी बनाएंगे और फिर अपने घर की नींव रखना शुरू करेंगे। यहीं पास में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो हम वहां से आराम से सीमेंट वगैरह, ईंट वगैरह ला सकते हैं और लकड़ियां तो हमारे पति कहीं ना कहीं से ले ही आएंगे। 2 से 3 दिन लगाकर वो सभी बहुएं घर बनाने के लिए सभी सामानों को इकट्ठा कर लेती हैं और सबसे पहले सीढ़ी बनाकर अब अपने पहले फ्लोर की नींव रखती हैं।
6 से 7 दिनों में ही उन सभी बहुओं का पहला फ्लोर बनकर तैयार हो जाता है, जिसके चलते वो सभी काफी खुश होती हैं। हमारा पहला फ्लोर बनने की खुशी में मैंने सबके लिए मटर पुलाव बनाया है। अब मुझसे इंतजार नहीं होगा। जहाँ लोग जमीन पर 3 फ्लोर का घर नहीं बना पाए, वहीं अब अंडरग्राउंड में अपना 3 फ्लोर का घर बनाएंगे। हम सब आराम से उन फ्लोर में रहेंगे और सबसे बड़ी बात, यहाँ तो हमें ठंड भी नहीं लगती है। अगले दिन फिर से सभी बहुएं अपने 3 फ्लोर का घर बनाने में लग जाती हैं। मैं तो कह रही थी कि हम लोग 2nd फ्लोर पर ही किचन बना लेते और 3rd फ्लोर पर बाथरूम। ये सही रहेगा। हम में से कुछ लोग ऊपर रह लेंगे तो कुछ नीचे, और वैसे भी माँ जी की तबीयत तो अक्सर खराब रहती है, उन्हें बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, तो हम उन्हें 3rd फ्लोर पर ही रहने देंगे। 10 बहुएं 2.5 हफ्ते के अंदर उन सभी बहुओं का 2nd और 3rd फ्लोर भी बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें से अब 1st फ्लोर पर 4 बहुएं, 2nd फ्लोर पर 4 बहुएं और 3rd फ्लोर पर 2 बहुएं और कलावती रहती हैं। साथ ही साथ उनके पति भी उसी फ्लोर पर रहते हैं। अंडरग्राउंड घर बनाने की वजह से अब उन बहुओं को ज्यादा ठंड भी नहीं लगती है। तुम सबने तो मिलकर सच में कमाल कर दिया है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अंडरग्राउंड हम लोगों का 3 फ्लोर का घर बन सकता है। पहले तो हम लोगों को 1 फ्लोर के घर में रहने में कितनी ज्यादा दिक्कत आती थी, लेकिन अब देखो हम कितनी आराम से रह पाते हैं। वरना पहले एक ही कमरे में रहो, एक में ही सो और एक में ही खाना भी बनेगा। मेरी तो हालत खराब हो गई थी वहां तो मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन अब देखो अंडरग्राउंड में रहकर भी हम लोग खुली सांस ले पा रहे हैं। अपने परिवार वालों को खुश देख वो सभी बहू भी काफी ज्यादा खुश थी, और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। सभी बहुएं अपने अंडरग्राउंड वाले 3 फ्लोर के घर में काफी खुश थीं, लेकिन अब अचानक फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अब हम क्या करेंगे? कहीं बारिश होने की वजह से हमारा ये घर भी टूट गया तो, और हम इसी के अंदर दबकर मर गए तो? ऐसा कुछ नहीं होगा भावना। इसकी जमीन भले ही मिट्टी से बनी है, लेकिन ये अंदर से काफी ज्यादा ठोस है, और हमारा घर भी तो कितना ज्यादा मजबूत है। अगर यहाँ चारों तरफ पानी भर भी गया तो ये जमीन आसानी से सोख लेगी और कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होगी। थोड़ी देर के लिए इन सीढ़ियों के सहारे बाहर भी निकल सकते हैं। जब भी कोई उन लोगों को उस अंडरग्राउंड वाले 3 फ्लोर घर के अंदर रहता देखता तो उन्हें काफी ज्यादा हैरानी होती, और कई सारे लोग तो बातें भी बनाने लगे थे। जरा देखो तो सुनीता, ये लोग कैसे जमीन के अंदर अंडरग्राउंड में रह रहे हैं? मुझे तो लगता है ये लोग जरूर कुछ गलत काम करते हैं, वरना इतनी सारी जमीन को छोड़कर कोई अंडरग्राउंड में भला क्यों रहेगा? क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन ये तो इतने गरीब थे तो क्या ही गलत काम करेंगे। और तुम्हें याद नहीं कुछ समय पहले भारी बारिश की वजह से इनका घर कैसे टूटा? अब छोड़ो भी ना, जैसे तैसे करके ये गरीब लोग रह तो रहे हैं, भले ही जमीन पर रह रहे हो या अंडरग्राउंड में, हमें इससे क्या। और वैसे भी बेचारे ठंड में कहाँ ही भटकते। जहां कुछ लोगों को उनका ये रहन सहन पसंद था तो कुछ लोग उनके अंडरग्राउंड घर से अपना मुंह सिकोड़ लेते थे। ऐसे ही समय गुजरता है, और अब आखिरकार उन सबके पतियों का लोन अप्रूव हो जाता है, और उन्हें बैंक की तरफ से घर बनाने के लिए अच्छी खासी रकम भी मिलती है। आखिरकार हमें बैंक की तरफ से पैसे मिल गए। अब हमें इस अंडरग्राउंड घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम एक अच्छी जमीन पर अपना 3 फ्लोर वाला घर बनाएंगे। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम लोग अंडरग्राउंड जगह पर ये घर न बनाते तो हमें अभी तक इधर उधर भटकना पड़ता। कुछ ही वक्त में उन सभी बहू के पति एक अच्छी जमीन पर अपने पूरे परिवार के लिए 3 फ्लोर वाला घर बनाते हैं, और अब पूरा परिवार उस अंडरग्राउंड वाले 3 फ्लोर के मकान के साथ साथ जमीन पर बने 3 फ्लोर के घर में भी रहता है। तभी वहां एक बस आती है जिसमें से रागिनी और काजल के पति उतरते हैं। भाभी आप यहाँ, और काजल तुम भी? और ये कैसी हालत बना रखी आप दोनों ने अपनी? आप आ गए? कहाँ चले गए थे आप? हमारा पूरा परिवार हर रोज आपका इंतजार करता है कि आप आ जाएंगे, कल आएंगे। लेकिन आप लोगों की यह हालत कैसे हुई? माँ, पिताजी और बच्चे वो कैसे हैं? सब कहाँ हैं? अब आपको क्या ही बताएं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। आइए जानते हैं अपने आगे की कहानी में कि हिमांशु और मुकेश के चले जाने के बाद उनके परिवार को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। बेटा, तेरे लिए ये लड़की पसंद की है, देख ले, अगर तुझे पसंद है तो फिर शादी की बात आगे बढ़ाएं। माँ, पर क्या भाभी हमारे इस झोपड़ी में रह पाएंगी? मैं उनको अपने घर के हालात बता चुकी हूँ और उनको शादी करने से कोई समस्या नहीं है, इसलिए मैं ये शादी कर रही हूँ। कुछ समय बीतता है और सुमित्रा अपने दोनों बेटों की शादी करवा देती है। दोनों बहू का गृह प्रवेश हो रहा होता है। छोटी सी झोपड़ी और टूटा फूटा चूल्हा, टूटे फूटे चारपाई देखकर दोनों बहू मन में कहती हैं, बाप रे, इस टूटे फूटे झोपड़ी में ये पूरा परिवार कैसे समाया हुआ है। अब 2 जने और आ गए, कैसे रहेंगे इसमें सभी लोग? ऊपर से कड़ाके की ठंड। दोनों बहू अपने मन को मारकर गृह प्रवेश करती हैं और दोनों ही बहू जाकर जमीन पर बैठ जाती हैं।
ये जमीन कितनी ठंडी हो रही है। जमीन पर बैठकर तो मेरा पूरा शरीर पानी की तरह ठंडा हो चुका है। जेठानी जी, आपको ठंड नहीं लग रही है? पता नहीं ये पूरा परिवार कैसे टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहा है। यहाँ तो ठंड से मेरा पूरा शरीर अकड़ रहा है। दोनों बहू जमीन पर बैठी ठंड से कांप रही होती हैं। तभी सुमित्रा वहां आती है और दोनों बहू को फटा पुराना शॉल देती है। काजल और रागिनी अपनी सास के दिए हुए शॉल को चुपचाप ओढ़ लेती हैं। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है। रागिनी और काजल दोनों ही 2 बच्चों को जन्म देती हैं। मुकेश और हिमांशु जैसे तैसे करके अपने पूरे परिवार का पेट भर रहे थे। देखते ही देखते दोनों ही बच्चे 5 से 6 साल के हो जाते हैं। तभी एक दिन, माँ, अब हम दोनों ही गांव से बाहर जा रहे हैं। गांव में ठीक तरीके से काम नहीं मिल पा रहा है और परिवार भी अब बढ़ता जा रहा है। इतने पैसे में घर ठीक तरीके से नहीं चल पाता। लेकिन आपके बिना हम लोग कैसे रहेंगे? आप लोग चिंता मत करें, हम वहां से पैसे कमाकर हर 6 महीने पर घर आया करेंगे। इससे हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी। अगले दिन सुबह दोनों ही बेटे अपना बैग लेकर विदेश जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। बेटों के जाने के बाद सुमित्रा के परिवार की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। तभी एक दिन काजल और रागिनी एक रजाई को लेकर पतली से चटाई पर सो रही होती है। रजाई बहुत ही पुरानी होती है और दोनों ही रजाई को खींच रहे होते हैं, जिस वजह से रजाई बीच से फट जाती है। ये क्या किया बहू तुम दोनों ने? एक ही रजाई थी और वो भी तुम दोनों ने बीच से फाड़ दी। अब हम लोग क्या ओढ़ें? माँ, आप चिंता मत करिए, मैं इसी रजाई को सिल देती हूँ ताकि हम लोग फिर से इसे ओढ़ सकें। योगिता फटी रजाई को बीच से सिलने लगती है और फिर पूरा परिवार उस फटी रजाई में सिकुड़ कर बैठ जाता है। तभी काजल के दोनों बच्चे उनके पास आते हैं और कहते हैं, माँ, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। बहुत दिनों से पेट भर के खाना नहीं खाया। माँ, कुछ खाने को बना दो ना। अपने बच्चों को भूख से बिलखता देखकर काजल चूल्हे के पास जाती है, जहां वो भगोने में थोड़े से चावल पड़े हुए देखती है। रागिनी उन्हीं चावल से नमक और तेल मिलाकर अपने बच्चों को खिलाती है। बाकी सबके लिए काजल लाल चाय बनाती है। एक तो इतनी ठंड पड़ रही है, ऊपर से ये बारिश, ये ठंडी हवाएं, इनको भी अभी होना था। अब इस ठंड में टूटी झोपड़ी में हम लोग कैसे रहेंगे? ये ठंडी ठंडी हवाएं तो शरीर को चीर के जा रही हैं। आप परेशान मत होइए माँ जी, मैं आज पड़ोस के लोगों से मदद मांगती हूँ। क्या पता हमारी परेशानी देखकर वो हम लोगों की मदद कर दे। रागिनी सबके दरवाजे पर मदद मांगने जाती है, लेकिन कोई भी रागिनी की मदद नहीं करता। तभी रागिनी की नजर एक सूखे घास पर पड़ती है, जहां पर घास की गठरी पड़ी हुई होती है, जिसको उठाकर रागिनी अपनी झोपड़ी की तरफ लेकर आती है। ये इतना सारा सूखा घास लेकर क्यों आई है रागिनी बहू? हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें रजाई और ठंड से बचने के लिए कपड़ों की जरूरत है। माँ जी, मैं इन सूखे घासों को अपनी झोपड़ी के ऊपर रखूंगी ताकि जहाँ जहाँ से झोपड़ी टूटी हुई है वहाँ से उनकी मरम्मत हो जाए। सारा परिवार अब सूखे घास को अपनी झोपड़ी के ऊपर लगाने लगता है और बचे कुचे घास को सिलकर उनकी रजाई बनाकर रात में उसे ओढ़कर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह, बहू, तेरा ये सूखे घास से झोपड़ी की मरम्मत करना और इसी का बिस्तर बनाने वाला आइडिया बहुत ही अच्छा था। सारी रात हम लोगों को न तो ठंड लगी और न ही झोपड़ी के अंदर कहीं से ठंडी हवाएं आई। जेठानी जी, जैसे हमने सूखा घास से अपनी झोपड़ी की मरम्मत की है, ओढ़ने के लिए रजाई और सोने के लिए बिस्तर बनाया है, उसी तरह हम पत्तों से पहनने के लिए कपड़े भी तो बना सकते हैं ना, जैसे आदिवासी पहना करते थे। हाँ काजल, तुम सही कह रही हो, हम लोग ऐसा जरूर कर सकते हैं और हम पत्तों से ही अपने लिए ठंडक के कपड़े बनाएंगे। रागिनी और काजल जाती है और केले के पत्ते, अरबी के पत्ते जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको तोड़कर घर पर लेकर आती है और उनसे ठंड के कपड़े, स्वेटर, शॉल बनाती है और सभी लोग केले के और अरबी के पत्तों से बने हुए कपड़ों को पहनते हैं। माँ, अब तो ये सूखे घास के झोपड़ी और हमारे पास पत्तों के बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े हो गए हैं। इनसे हमें ठंड भी नहीं लग रही। जेठानी जी, जैसे हमने सूखे घास से अपनी झोपड़ी तैयार की और पत्तों से कपड़े बनाए, तो हम ऐसा करते हैं, इन्हीं पत्तों से अधिक कपड़े बनाते हैं और उन लोगों को बेचते हैं जो उन्हीं कपड़े नहीं खरीद सकते। कम दाम में वह इन पत्तों से बने कपड़ों को जरूर खरीदेंगे। काजल और रागिनी पत्तों से अधिक मात्रा में कपड़े बनाते हैं और बाजार में जाकर बेचते हैं। और जो लोग ऊन से बने महंगे कपड़े नहीं खरीद सकते, वो काजल और रागिनी के पत्तों के बने हुए कपड़ों को खरीद कर ले जाते हैं। अब काजल और रागिनी की भी 2 पैसों की कमाई हो जाती थी। शाम को घर आने टाइम वो खाने पीने का सामान लेकर घर आती हैं। केलों के पत्ते पर बैठकर खाना खाने का स्वाद ही अलग है। बहुत से ऐसे देश हैं जो पत्तों पर ही खाना खाया करते हैं।
खाना खाने के बाद बचे हुए सूखे घास को जला के पूरा परिवार अपने हाथों को सेकता है। ऐसे ही समय बीतता है। अगले दिन फिर सुबह ठंड में रागिनी और काजल पत्तों से बने हुए कपड़ों को लेकर बस अड्डे के सामने बैठकर बेच रहे होते हैं। कुछ देर बाद उस बस से मुकेश और हिमांशु बाहर आते हैं। रागिनी और काजल रोज की तरह अपना काम कर रही होती हैं। तभी हिमांशु की नजर काजल पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर कहता है, काजल तुम यहाँ ऐसे ठंड में क्या कर रही हो? और ये कैसी हालत हो रही है तुम्हारी? और माँ पिताजी कैसे हैं? और बच्चे वो ठीक तो है ना? अब ख्याल आया आपको अपने परिवार का इतने सालों बाद? हमें माफ कर दो, हम भी मजबूर थे जिस वजह से हम अपने परिवार के पास नहीं आ पाए। रागिनी और काजल हिमांशु और मुकेश को उनके जाने के बाद कैसे कैसे परिस्थिति से उन्हें गुजरना पड़ा वो सारी चीजें उन्हें बताती हैं। मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी गैर मौजूदगी में तुम दोनों ने हमारे परिवार को संभाला। रागिनी काजल अपने पति को लेकर घर की तरफ आती हैं। सुमित्रा अपने दोनों बेटों को देखकर बहुत ही खुश होती है। आ गए तुम दोनों, मेरी आंखें तरस चुकी थी तुम्हें देखने के लिए। अब हम लोग आ गए हैं और अब हम लोग हमेशा साथ ही रहेंगे। और आप लोगों के साथ क्या क्या हुआ मुझे सब बताया काजल और रागिनी ने। अगर आज भाभी नहीं होती तो हमारा पूरा परिवार बेघर होता। ये घर, ये पहनने के कपड़े और खाना, ये सब कुछ भाभी की बदौलत ही है। तुम्हारे जाने के बाद ढाल बनकर खड़ी थी ये दोनों, और अपनी मेहनत से ही इन्होंने ये घास का घर और पत्तों से ठंड के कपड़े बनाए और बुरी परिस्थिति में हमारे साथ खड़ी रही। मुकेश और हिमांशु दोनों ही अपनी बीवी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और पत्तों के बने हुए कपड़ों को पहनते हैं। तभी रागिनी और काजल मिलकर खाना परोसती हैं और सभी लोग पत्तों के बने हुए बर्तनों में खाना खाते हैं। क्या फिर आप हम लोगों को छोड़कर विदेश जाएंगे पैसा कमाने? नहीं रागिनी, अब हम दोनों यहीं अपने परिवार के साथ रहेंगे और यहीं पर अपना काम शुरू करेंगे। हाँ भैया, आपने सही कहा। जैसे भाभी पत्तों के कपड़े बनाकर बेचती हैं, वैसे ही हम सूखे पत्तों से बर्तन बनाकर, डिस्पोजल बनाकर बाजार में बेचा करेंगे। सुमित्रा का पूरा परिवार अब साथ रहने लगता है। सूखे घासों से उन्होंने अपना घर बहुत ही अच्छा बना लिया था। वहीं दूसरी तरफ पत्तों का कपड़ा और डिस्पोजल बर्तन का बिजनेस स्टार्ट किया था, जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी हो रही थी और पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बसर कर रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही क्या आपने भी हमारी स्टोरी से रिलेटेड कोई ऐसा ही घास का घर देखा है? तो हमारे साथ जरूर शेयर करिए।